अनिल अंबानी दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन थे 2008 में विद नेट वर्थ ऑफ $42 बिलियन। रिलायंस के टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर जनरेशन सारे ही ल्यूक्रेटिव सेगमेंट्स अनिल अंबानी के पास थे और ये माना जाता था कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के वो दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में आ सकते हैं। बट कट टू फरवरी 2020 और अनिल अंबानी को यूके के कोर्ट में बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी क्योंकि वो अपने डेटर्स का पैसा नहीं चुका पा रहे थे। और 4 साल बाद 23 अगस्त 2024 को सेबी ने अनिल अंबानी और 24 डिफरेंट एंटिटीज को बैन कर दिया स्टॉक मार्केट से 5 सालों के। आखिर क्यों किया सेबी ने अनिल अंबानी को बैन? क्या है ये एक्चुअल फ्रॉड और कैसे अर्श से लेकर फर्श तक का सफर तय किया इंडियन बिजनेस के पोस्टर बॉय ने? चलिए डिस्कस करते हैं। इस बैन का रीजन बनी उनकी कंपनी RHFL, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया और जिसके चलते शेयर होल्डर्स का काफी नुकसान। सेबी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अनिल अंबानी ने RHFL के फंड्स को डाइवर्ट करके मिसयूज किया फॉर हिज ओन बेनिफिट्स और इसी के चलते अनिल अंबानी पे 25 करोड़ का फाइन लगाया गया और उनके साथ इन्वॉल्व बाकी 24 एंटिटीज पे भी फाइन लगा और इस टोटल फाइन का अमाउंट बनाया 625 करोड़। RHFL एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो कि हाउसिंग लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन्स देती। सेबी को काफी कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी कि कंपनी के फंड्स को डाइवर्ट करके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज किया जा रहा है, जिसके चलते एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। अब RHFL का सबसे बड़ा प्रमोटर है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, जिसके पास कंपनी के 47.91% के स्टेक्स हैं और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के सबसे बड़े प्रमोटर थे अनिल अंबानी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जब ये सारी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस कंडक्ट की गई। मतलब जो भी ये पैसों का हेरफेर किया जा रहा था वो सब अनिल अंबानी के इन्फ्लुएंस से किया जा रहा था। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंपनी ने बहुत हैवी वॉल्यूम्स में लोन इशू किए जिसका टोटल था 8,670 करोड़ रुपए, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये अमाउंट था 3,742 करोड़ रुपए। ऑलमोस्ट 3x हो गया था लोन का। अब नॉर्मली जब एक फाइनेंसिंग कंपनी ज्यादा लोन्स इशू करती है तो उसे एक अच्छा बिजनेस मैट्रिक कंसीडर किया जाता है, मतलब कि उनका बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। पर RHFL के केस में 2 बहुत बड़ी दिक्कतें थी। पहला, जो भी लोन्स इशू हो रहे थे वो मेजरली जनरल पर्पस वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं, जो कि इनका कोर बिजनेस भी नहीं है। और दूसरा, जिन भी कंपनीज को ये लोन इशू हो रहे थे उनके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा वीक थे। अब मान लो कि कल मैं अपने बैंक में जाके बोलूं कि भैया मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, क्या मेरा बैंक सिर्फ इस बेसिस पे मुझे लोन दे देगा कि हाँ भाई आप तो हमारे 5 साल से कस्टमर हो, ये लो जी पकड़ो 1 करोड़? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो सबसे पहले मेरा क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, वो मेरी रीपेमेंट हिस्ट्री को चेक करेंगे और उसके बाद भी 100 फॉर्मेलिटीज होंगी, तब जाके मुझे पर्सनल लोन इशू होगा। और ये सेम प्रोसेस बिजनेस लोन में भी फॉलो हो। बट सेबी की 222 पेज की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि RHFL के केस में जिन कंपनीज को लोन दिए गए उनके फाइनेंशियल्स या तो नेग्लिजिबल थे या नेगेटिव। प्रॉफिट्स और कैश फ्लो को लेके कोई क्लैरिटी ही नहीं है किसी डॉक्यूमेंट। और सबसे बड़ी चीज के बिना किसी कोलेटरल या सिक्योरिटी एश्योरेंस के ये सारे लोन डिस्पर्स कर दिए गए। टोटल 97 लोन्स थे जो 45 बोरोवर्स को दिए गए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। ये सारे लोन्स की कैटेगरी थी जनरल पर्पस वर्किंग कैपिटल और टोटल इनका बनता था 8,470 करोड़। अब फ्रॉड करने की हद तो तब हो गई जब रिपोर्ट में ये सामने आया कि 70 लोन एप्लीकेशंस जिनका अमाउंट था 6,187 करोड़ रुपए, ये एप्लीकेशंस उसी दिन अप्रूव कर दी गई जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव हुई और 27 लोन्स तो सेम डे डिस्पर्स भी कर दिए गए। अब इतना फास्ट तो मेरा ICICI बैंक मुझे पर्सनल लोन भी नहीं देता जितनी तेजी से इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए बांट दिए। अब इस फ्रॉड में सबसे अलार्मिंग चीज ये थी कि RHFL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 11 फरवरी 2019 को ये सजेशन भी दी थी कि अब हमें जनरल पर्पस वर्किंग कैपिटल वाले लोन्स और इशू नहीं करने चाहिए। पर क्योंकि अनिल अंबानी के पास मेजॉरिटी स्टेक था तो उनके ही ऑर्डर्स पर और ज्यादा GBC लोन्स इशू होते गए। सेबी की डिटेल रिपोर्ट ने यह भी खुलासा किया कि प्रमोटर्स के करीबी लोगों को ही ये लोन्स इशू किए गए। अब जाहिर सी बात है कि जब प्रमोटर्स ने ही इस पैसे को घुमाया था, अपने खास लोगों को लोन्स इशू कराए थे, तो ये पैसा वापस तो आना नहीं था। धीरे धीरे ये सारे बोरोवर्स अपने लोन्स की रीपेमेंट पे डिफॉल्ट करते गए, जिसके चलते RHFL के कैश फ्लो को बहुत बड़ा झटका लगा। अब मेरे और आपके जैसे शेयर होल्डर्स जब किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स क्या मिलके कोई झोल कर रहे हैं, वी वुड हैव नो आइडिया। बट अनफॉर्चुनेटली इन सब का नुकसान हम इन्वेस्टर्स को भी भुगतना पड़ता है। अब सेबी ने इन लोगों पे 625 करोड़ का फाइन तो लगा दिया, बट क्या ये अमाउंट उन रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स इस स्टॉक में लगा दी? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ईजी होता है अपनी लायबिलिटी से पीछा छुड़ाना।
इसी अनिल अंबानी ने फरवरी 2020 में यूके के कोर्ट में खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया और अपनी सारी लायबिलिटी से पीछा छुड़ा लिया। देयर वाज नो एक्शन अगेंस्ट इट। आपको क्या लगता है, क्या सेबी कभी भी ऐसे बिजनेसेस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेके हम रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाएगा, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही थी कि स्टॉक मार्केट में जो भी मैनिपुलेशन होती है उसमें सेबी भी इक्वली इन्वॉल्व है? कमेंट्स करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस फॉर मोर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स।